इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का सभी दोस्तों को, साथियों को, दर्शकों को नमस्कार। अब आज मैं बात करूंगा, मैंने इस सब्जेक्ट पे पहले भी कई दफ़े बात की है, वीडियो बनाए हैं, मगर जो है कि कल गवर्नमेंट इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को अलाउ कर दिया है कि आप जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको रीअपॉइंट कर दीजिए हाई कोर्ट में, क्योंकि 62 लाख 62 लाख केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उनका निपटारा नहीं हो रहा है। उनकी नफरी गिनती कम होने में बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो आर्टिकल 224(224)A में प्रोविजन है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जा सके हाई कोर्ट में। ये 62 लाख जो केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में, आप जजेस कितनी अपॉइंट कर दीजिए, जो आदमी गलती है वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेंडिंग केसेस। जिन्होंने जब सर्विस में थे रेगुलर जजेस से प्रिसाइडिंग, उन्होंने डिस्पोजल नहीं किया, कानून के मुताबिक नहीं किया। दे डिसऑनर्ड द लॉ, दे डिसऑनर्ड द जस्टिस, दे किल्ड द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड लॉ। आप उनको रीअपॉइंटमेंट करके मुजरिमों को इनाम दे रहे हैं जो गलती आदमी है। मैं एक एक करके आता हूं सब्जेक्ट पे। अब आप लीजिए पहले क्रिमिनल केसेस, क्योंकि बेकार में आदमी 10-10 साल जेल में पड़े रहते हैं, 20-20 साल, उनका मुकदमा ही चालू नहीं होता। क्यों नहीं होता चालू? कि करप्ट जुडिशरी, भ्रष्टाचार से डूबी हुई जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक भ्रष्टाचार। जो जज रिश्वत लेते हैं थ्रू एडवोकेट से लेते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, करप्शन केसेस में मैंने कई केस में देखे। एक केस में मैंने FIR रजिस्टर कराई थी, वो पब्लिक उसकी वाइफ कहती है, जिसके खिलाफ कराई थी, 3-4 आदमी थे करप्शन के मैटर में, उसकी वाइफ कहती है कि 32 लाख रुपये हमारा खर्च हो गया। तो मैंने, एक मेरा दोस्त था, उससे मैंने कहा पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात करो। उसने बात की, कहता है जी हमें क्या मिला, 20 लाख तो जज साहब ने ले लिए। ये स्पेशल जज होते हैं, ADJ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो 32 में 20 लाख तो जज साहब ने ले लिए। अब सरकारी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो भी लेगा, वो उसके भाई भी तो पेट है ना, सरकार तो बहुत कम तनख्वाह देती है। फिर जो ACP था, मैंने को डिक्टेट किया था, उसकी अंग्रेजी बड़ी कमज़ोर थी। FIR से पहली सैंक्शन चाहिए ना, क्लास 1 ऑफिसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो LD की अप्रूवल चाहिए। 3 दिन पड़ा, नोट ही नहीं बना पा रहा था भाई। मैंने डिक्टेट किया उसे, तब वो नोट लेके उसी दिन FIR रजिस्टर हो गई थी कि सब सैंक्शन आ गए। वो ले गया DCP से, दस्तखत सेक्रेटरी विजिलेंस के पास गया, उनने साइन किए चीफ सेक्रेटरी ने। और चीफ सेक्रेटरी का बक्सा होता है, उसकी 2 चाबियाँ होती हैं, एक चाबी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है, एक चीफ सेक्रेटरी की। तो स्पेशल राइटर होते हैं बाइक पर, और फटाफट 15 मिनट पहुँचाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। वो फाइल अपना ताला खोलेगा, फाइल निकालेगा, साइन करके भेज देगा वापस। तो 1 घंटे में हो जाता है सारा काम। मगर सवाल ये है, नियत का, इंटेंशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी जुडिशरी में नहीं है। अगर जो जजेस ईमानदार हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन पुलिस से करप्शन खत्म हो जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको कैसे हो जाएगा। जुडिशरी का क्या काम है? सेक्शन 211 211, इसमें अगर जो कोई पुलिस का आदमी IO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, false charges or offense with intent to injure बनाता है, तो 7 साल 207 साल 211 में उसको जेल की सजा है। 217 IPC, सेक्शन 217 IPC, पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग लॉ टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट। 218 218 सेक्शन IPC, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड टू सेव अ पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट। ये IO बनाता है और इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर शामिल होता है, क्योंकि केस के कोर्ट के सामने तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पेश करनी है ना, केस को आर्गू उसने करना है, उसने सारी प्रोसीडिंग करनी है कोर्ट में।
आईओ तो जाके खड़ा हो जाएगा अपनी वर्दी पेटी पहन के। 219 सेक्शन आईपीसी, पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेक रिपोर्ट। और 409 बड़ा भयानक, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, अमानत में खयानत। इसमें उम्र कैद तक की सजा है। बाकी सब सेक्शन में तो 1-2 साल की सजा है। कोई भी आदमी उम्र कैद के लिए उसको जेल में भेज दो तो नौकरी तो वो खत्म हो जाती है 1 साल की जेल में ही। अगर जो सजा हो जाए किसी पुलिस वाले को, डिसमिस हो जाता है पुलिस से, वर्दी पेटी उतर जाती है, कच्चे बनियान में आ जाता है। तो ये तो मैंने आपको सेक्शन बताया आईपीसी के। अब ये बताइए कि आपने जज साहब ने पब्लिक प्रोक्यूरर के थ्रू उसने 20 लाख रुपए रिश्वत के लिए आईओ से, वो पब्लिक प्रोक्यूरर से, वो आईओ चुप खड़ा रहा, सबको बरी कर दिया। 4-5 आदमी थे उसमें, कोई 2-3 मेरे दोस्त भी थे उस केस में। एक की तो हार्ट अटैक से मौत हो गई, एक का पागल हो गया था, स्कूटर एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार के टांग टूट गई, वह केस खत्म हो गया। 32 लाख उसकी बीबी कहती है वो चीफ कि हमारे 32 लाख रुपये खर्च हो गए हुए। ये तो होते रहते हैं, पैसे तो बहुत कमाए। तो सवाल ये पेंडेंसी के कौन जुबार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगाए सुप्रीम कोर्ट तक। अगर जो वो कहते हैं कि भाई इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एविडेंस का ठीक से अप्रिशिएशन नहीं किया, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉल्ट पाया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों में कहा कि लोग ठीक से नहीं एग्जामिन किया विटनेसेस के, तो भाई उनको जिन्होंने नहीं किया उनको सजा क्या दिया आपने? जिसने पैसे जेब में जेल डाल के जिसने कह दिया जी एविडेंस गलत है, नाकाफी है, इनएडुकेट है, मामला साबित नहीं हो रहा, मुजरिम को बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने कर दिया, हाई कोर्ट ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो जो विक्टिम है जिसके साथ जुल्म हुआ उसको इंसाफ कहाँ मिला? वो इंसाफ नहीं मिला। मिला क्या? जजों की जेब में पैसा, मोटा पैसा, पेट इनके मोटे होते चले गए, विक्टिम सड़ता रहा। रोज ये केसेस हो रहे हैं। अब ये जो एडवोकेट्स है पब्लिक प्रोक्यूटर, तो ये तो बात में बताइए पुलिस के ऊपर गया। ये सब जो सेक्शंस है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सेक्शन जो पुलिस वालों के लिए हैं। अब जो ये कहते हैं कि पॉलिटिकली अलाइंड है, जो पब्लिक प्रोक्यूटर है वो जो है कॉम्पिटेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड है, वो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं। तो भाई 191 आईपीसी सेक्शन 191 जो कोर्ट में झूठा बयान देता है, वो वकील हो या मैं हूँ, आप हो या पुलिस वाला है, तो 191 में उसको 1 साल के अंदर तो भेज दो, नौकरी भी जाएगी और काला कोट भी उतर जाएगा पब्लिक प्रोक्यूटर साहब का, और वो भी उतर जाएगी, जांगिया बनियान में आ जाएंगे। कर दो उन्हें अंदर। तो ये तो सारा पुलिस वाला, ये पब्लिक प्रोक्यूटर का है। तो बेकार की बात है सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस साहब जो बैठे हुए हैं संजीव खन्ना, पागल बना रहे हैं पब्लिक को। अब ये तो मैंने क्रिमिनल केस की बात की, एक और भी बात है भाई, पेंडिंग क्यों है? सीआरपीसी उठा के पढ़ लो। अगर जो किसी के खिलाफ केस साबित नहीं होता, पुलिस वालों ने झूठा केस बना के किसी को बंद कर दिया, तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 8 और द सीआरपीसी, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेवारी है मजिस्ट्रेट की, चाहे तो डिस्ट्रिक्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है। आपने कह दिया इसके खिलाफ से सबूत ही नहीं मिल रहे काफ़ी, तो भैया फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कीजिए आप 173 सब सेक्शन 8 ऑफ द सीआरपीसी में। क्यों नहीं कर रहे? वो तो जो उन्होंने फैसला लिया है जेब में पैसे डालने के लिए कहा है ना, कि भाई इसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ठीक से नहीं किया, हाई कोर्ट ने किया, सबको कल बता दिया सुप्रीम कोर्ट के जजों में, और पैसे हो गए जेब में। शाम को बोतल ले गए, 2 पैक लगा के और डिनर करके सो गए। 2 पैक लगा के घर से चलते हैं, कार में बैठ जाते हैं।
फिर लंच करते हैं घर वहीं पे, एक पैक उससे पहले लगा लेते हैं, फिर घर चलते हैं तो 2 पैक फिर लगा लेते हैं, फिर घर तक पहुँचा ख़त्म हो जाता है उसका, तो फिर 2 पैक और लगा कर डिनर कर लेते हैं। काम हम नहीं करता कुछ। तो ये तो हजूर आला मैंने बताया क्रिमिनल केस है ये मुजरिम जो है जज है, पुलिस वाले छोटे मुजरिम हैं, जज बड़े मुजरिम हैं, क्योंकि इंसाफ करना इनका काम है, नहीं कर रहे, मोटी तनख्वाह ले रहे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मुझे पता होगा बहुत कम तनख्वाह मिलती है, एक जूनियर इंजीनियर के बराबर तनख्वाह मिलती है। पब्लिक सरकारी जो वकील है दिल्ली में तो मुझे पता नहीं, बाकी यूपी वगैरह में क्या होता है, राजस्थान में वहाँ शायद इससे भी ज़्यादा कम तनख्वाह मिलती होगी। वो सारे तो पॉलिटिकल पार्टी के डंडे उठाता रहता है। मगर मैंने देखा उसको लॉ के बड़ी कुछ अच्छे भी आदमी, ऐसा नहीं है कि कुछ सबकी सब नालायक है, कुछों को लॉ की अच्छी नॉलेज है। मैंने देखा पुलिस वालों को कुछ अच्छे हैं, ईमानदार भी आदमी पुलिस में, मगर जुडिशियल में मुझे ईमानदार आदमी नहीं दिखाई दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गया हूँ, हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूँ। मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे क्या साल लॉ से लेना देना है। अब मैं आया तो सिविल केसों में, वो गवर्न होते हैं सिविल प्रोसीजर कोड CPC। अब आप आइए CPC में, सेक्शन 89 ऑफ CPC 1909 में ये प्रोविजन है कि जज की मैंडेटरी ड्यूटी है, कोर्ट की में जज की, कि वो पार्टी में सेटलमेंट कराए, उनका झगड़ा निपटाए। उसके लिए है इसमें ऑर्डर 32A रूल 3। रूल यानी कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, तमाशा बना दिया, प्रोसीडिंग होगी इन कैमरा, जैसे फैमिली कोर्ट एक्ट में भी लिखा हुआ है कि तलाक के मुकदमे में मियाँ बीवी झगड़ा वो इन कैमरा होगी। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी लिखा हुआ है कि इन कैमरा होगी प्रोसीडिंग। वहाँ तो वकीलों के बुढ़े लोग तमाशा करते रहे, औरतें बेचारी शर्माती रहती हैं। क्या बताऊँ, मैं एक दिन कोर्ट में बैठा हुआ था, मैं उसमें एक केस में मुजरिम था कत्ल के 302 304 में, तो मियाँ बीबी जो था उनका भी केस था, झगड़ा हो गया होगा होते रहते मियाँ बीबी के तो। और सीताराम का होता रहता था झगड़ा, कृष्ण और रुक्मिणी का झगड़ा हो, मियाँ बीबी का सबके होते हैं, ये कोई नई बात थोड़ा ना है। तो वो आदमी ये कह रहा था कि दे बासु तू मुझे तो, वो गालियाँ दे रही थी अपने हस्बैंड को, अपने बेटों को लेके आई थी। उसने कहा बासु मैं शांति से शराफत से रहना चाहता हूँ। वो लेडी कहती है हाँ तेरी शराफत का तो नमूना ये 21 साल का लड़का खड़ा हुआ है, तो कितना शरीफ है। अरे भाई जितनी शरीफ लड़का जो 21 साल का, तेरा भी है उसका भी, दोनों ही है ना, तो जितनी वो शरीफ है उतनी तू शरीफ है। क्या मैं तो बैठा रहा वहाँ पे, जब मेरा नंबर आया तो मेरे खिलाफ जो गवाही देनी थी आईओ ने, सब इंस्पेक्टर ने, वो मैंने कहा बात सुन, पैसे वैसे को कमा लिया है ना। कहना नहीं जी। मैं कहा फिर बात सुन ले, मेरे खिलाफ गवाही ना, तो तेरी बीबी जाके बैठेगी कोटे पे और तेरी बच्चे मांगे भीख। वो भाग्या उठ के गवाही देने नहीं गया, गवाही नहीं दे मेरे खिलाफ आईओ ने। कौन अपनी बीबी को कोठे पर बैठाएगा, प्रोस्टिट्यूट बनाएगा और बच्चों से भीख मंगवाएगा। वो तो नोट कमाने के लिए पुलिस में भर्ती हुआ है ना। ये हालत है। खैर वो मेरे खिलाफ कोई केस बनता नहीं था, ऐसी बेवकूफ़ी बना दिया नोट कमाने के लिए। खैर वो तो बात हो गई तो क्रिमिनल केस की। तो मैं बता रहा था कि ये सेक्शन 89 ऑफ CPC रीड बिल 32A ऑर्डर 32A रूल 3 जो है इसमें, माफ किया रूल 2, इसमें प्रोसीडिंग कैमरा में होंगी, यानी कि जज होंगे और दोनों पार्टियां होंगी। और तमाश भी नहीं होंगे वहाँ पे, तो मंदारी का कोई नाच नहीं हो रहा, बंदरों का या भालू का, वहाँ भीड़ लगी रहती है। मैं कई दफ़े सिविल केसेस में गया हूँ कोर्ट में। रूल 3
कि कोर्ट की मैंडेटरी ड्यूटी पार्टी में समझौता करा दिया। ये तो फैमिली कोर्ट एक्ट में भी लिखा हुआ है और ये हिंदू मैरिज एक्ट में भी लिखा हुआ है। ये तो समझौता ना करा के और मियाँ बीवी और लड़ाई लगवाते हैं घी में और आग में और तेल डाल रहे हैं मिट्टी का। भीड़ लगी रहती है अदालतों में। और रूल 4 में ये है, असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, जो समाज सुधारक भी होते हैं, समाज सेवक भी होते हैं, जैसे महात्मा गांधी है, आप है, मैं हूं, मैं आर्बिट्रेटर भी हूं। तो जो सेक्शन 89 है सीपीसी का, रेजोल्यूशन और डिस्प्यूट बाय काउंसलिंग मेडिएशन और आर्बिट्रेशन, मैं पिछले 20 साल से आर्बिट्रेटर हूँ। रिटायरमेंट के बाद बन गया था, 80 साल हो गए। अब तो एक केस मुझे मिला, मियाँ बीबी का मुझे मुकदमा दे दे रही है। मैं कई औरतें मुझ पर आती हैं सलाह लेने के लिए, बना के दे देता हूँ, तुम जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन साले जज सुनते नहीं है औरतों की। उनको वकील चाहिए, क्योंकि पार्टी से डायरेक्ट लेंगे औरत से पैसे, रजिस्टर लेंगे जज के थ्रू, वो वकील के थ्रू। क्यों भाई, मैं पिटिशनर इन पर्सन, सुप्रीम कोर्ट में आया 2 दफे, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन में हुई है पिटिशन पर्सन, हाई कोर्ट में हुई है। तो वकील की क्या जरूरत है? जो वकील की जरूरत है कि भैया पार्टी से ब्राइब लेके मुझे दे, मेरी बीवी भूखी मर गई, निकाल देगी मार के घर से, मैं भी ये जो मुकदमे चल रहे हैं मियाँ बीबी, मुझे भी उस लाइन में लगना पड़ेगा। अजीब बात है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई, मुकदमे तो बढ़िया, 1 साल में सारे मुकदमे में कोई मुकदमा 10 मिनट से ज्यादा चल ही नहीं सकता। अब जो है सीआरपीसी में क्रिमिनल केस के लिए मैं फिर वापिस लौट के आ जाता हूं। सेक्शन 252 प्ली बार्गेन, भाई मैं अपना गुनाह कबूल कर रहा हूं, जिस मुजरिम से जो मुझे बताए भाई क्या करना है वो मुजरिम बता दे। और 320 में जो विक्टिम है उसको कंपाउंडिंग करने की अथॉरिटी है। तो 1 नहीं 2 पेशों में मुकदमा खत्म। तो 62 लाख कैसे पड़ गए हाई कोर्ट में? ये नलायक और भ्रष्ट जजों की वजह से पड़े। और उसको ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब और मोदी सरकार जो इनाम दे रही है बेईमान चोरों को, भ्रष्टाचार और क्रिमिनलों को। भाई ये तो जो है ये इनको जजों को हटा के इंजीनियर्स को लगा दो इनकी जगह, मुझ जैसे शरीफ आदमी को। सारे केस, कोई भी केस, मैंने जिस केस में आर्बिट्रेशन था फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का, उसके ठेकेदार से था और रिश्वत के बंटवारे पे होता तब आर्बिट्रेशन होता है। उसके नहीं तो आपस में सेटल कर लेते हैं ले दे के। तो मैं भी जानता हूँ उस चीज़ को, मैं भी सरकारी अफसर रहा हूँ, बहुत आर्बिट्रेशन केस डील किए हैं, डिपार्टमेंट सर्विस में था जब मैं। तो होता है रिश्वत के बंटवारे को लेकर, अफसर ज़्यादा चाहता है, ठेकेदार उतना देना ही चाहता, तो आर्बिट्रेशन हो गया। तो ये एक मैंने जो था वो उन वकीलों ने जो अपने बना के भाई जवाब दे दिए, क्लेमेंट ने दे दिया, रिस्पोंडेंट ने दे दिया, सबका पढ़ के मैंने लाइन लगा ली। और वो वकील था भाई क्लेमेंट के, और जो दे चुके थे उसी को पढ़ने लगा फाइल से। मैं कहा बात सुनिए आप, ये जो आपने दिया मैंने पढ़ लिया है, इसके बाद इसके अलावा आपको कुछ कहना वो मुझे बताइए। तो वो चुप हो गए, फिर दोबारा फाइल से पढ़ ले। मैं कहा इसको फाइल को एक तरफ लिख दीजिए, इसको मुझे आप इसके अलावा जो कहना मैं ये पढ़ दिया है मैंने। तो वो कहते नहीं फिर ठीक है इतना। फिर जो रिस्पोंडेंट थे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का वकील, वो भी फाइल से पढ़ना शुरू कर दिया। अरे भाई मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं आर्बिट्रेटर हूँ। तो फिर मैंने को फिर टोका, इसके अलावा आपको कुछ कहना है? ये तो पढ़ लिया मुझे, आपने लिख के दिया। मुँह जुबानी किसी पॉइंट को आप क्लैरिफाई करना चाहे, वो एडिशन बात बताना चाहते बता दीजिए जो आप इसमें लिखना भूल गए। कहता नहीं जी यही है। फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा, भाई इसने आपने जो है इसका आपका डैमेज हुआ फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का, गेहूँ शॉर्ट हो गया, बेच के खा गए, तो आपने कोई शोकॉट नोटिस दे दिया,
15 की 28 से 14 दिन में आपको जवाब दे दिया है। जो फाइनल बाइंडिंग था डिसीजन जिसका डिविजनल मैनेजर का, उसने क्या डिसीजन लिया है? वो कहा जो उसने ये डिसीजन लिया कि इस पर पेनल्टी लगा दो 7.5 लाख की। मगर वो डिसीजन था, वो कहाँ है? वो कहाँ है? इसको कन्वे किया आपने? लेटर लिख के भेजा इसको, भाई ये डिसीजन हुआ आपके खिलाफ। कहता है जो फाइल पे, मैं कहा फाइल आपके दफ्तर की फाइल, ये कौन जानता है? फाइल आपके दफ्तर की आपकी है, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्टर की थोड़ा ना फाइल है। कहता है जिसको पता था। वो मैं कहा पता का क्या मतलब है? कहते इसे बिल पे साइन, मैं कहा इसको पेमेंट लेना है, बिल पे साइन करेगा ही। तो उसमें बिल में जो था वो तो उसके ऑर्डर की तो कॉपी नहीं लगी थी ना, आपकी ड्यूटी थी को देना। वो वकील चुप हो गया। मैंने उससे पूछा कि मैं भी आपको ऑर्डर ये मिला? नहीं नहीं, वो वकील उछल पड़ा। वो जो क्लेमेंट था ठेकेदार, वो वकील ने नहीं हमें कुछ नहीं मिला। और एक ही पॉइंट पे मैंने उसके खिलाफ फैसला दे दिया। तो हाई कोर्ट में गए, जयपुर हाई कोर्ट में, जयपुर हाई कोर्ट में जरूर जस्टिफिकेशन दिया है, इंटरेस्ट रेट जो मांगा था दे दिया मैंने। तो उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी। वो 7.5 लाख की जगह उनको 17 लाख रुपये लगे। वो ब्याज बढ़ता गया ना, टाइम पर लगता है हाई कोर्ट में कोई एक दिन में फैसला होते हैं। हालांकि कर सकते हैं हाई कोर्ट के जज फैसला, मेहनत करे, ईमानदार हो। तो बेईमानों का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है भाई प्यारे दोस्तों। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब इन्होंने जो ये एडिशनल जजेस लगा दिए, अब वो हाई कोर्ट का सदी उसके साथ बैठेगा, डबल टैकर हो गए, आपस में लड़ेंगे ही। और फिर रिश्वत बांटने के ऊपर झगड़ा हुआ इनके दोनों का। छोड़ दो सारे, जो रेगुलर जज है वो, और जो ये रिटायर्ड जज बैठेंगे वो तो पहले रिश्वत लेकर उसकी आदत तो बिगड़ी दी है। अब कैसे सुधार हो गए? उसका एक कानून बहुत अच्छे है, भ्रष्टाचारियों ने उसका बेड़ा कर दिया। दे डू नॉट रिस्पेक्ट द कमांड ऑफ लॉ, जजेस, मैजिस्ट्रेट ऑफ जस्टिस एंड लॉ। उनको तो पढ़ा ही नहीं जाता कहीं, अकल के नाम पे अंधे। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी ये पहली चीज है भाई। अगर कोई नॉलेज कम है थोड़ी लॉ की, तो वकील है वो बता देगा उसको। आज हालत ये हो गई कि ये वकील जजमेंट लिख के देते हो और जब साइन करते हैं जेब में पैसे डाल छोड़ दिया, मुजरिम ने पैसे दिए बरी कर दिया। क्या करेंगे इतने पैसे का? अरे भाई कफन में जेब नहीं होती, चिता में नोट लेके चलोगे, निदामे क्या लकड़ी में चलोगे? बड़ा मुश्किल काम है भाई। चलो, हम तो सन्यासी साधु किस्म के आदमी, 80 साल की उम्र हो गई, हमें पैसे से क्या लेना? पेंशन मिल जाती है अपना, बहुत है, मोर देन एनफ है। पैसे तो कुछ जजों को भी मिलती है, ये पुलिस वालों को मिलती है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते, इनका मुझे पता नहीं मिलती है नहीं मिलती है। तो जो झूठे स्टेटमेंट दे रहा वकील बोल रहा है, चाहे सॉलिसिटर जनरल है, चाहे क्या नाम है अटॉर्नी जनरल है, अंदर कर दो सीधा 1 साल के लिए 191 में, आईपीसी में। अदालत में झूठे गवाह बोलना गुनाह है, क्राइम है। क्यों नहीं करते भाई? एक दफे अटॉर्नी जनरल को अंदर कर दो 1 साल के लिए, या 6 महीने के लिए कर दो, उसकी नौकरी भी गई। सॉलिसिटर जनरल है, उसको अंदर कर दो 6 महीने के लिए, और 3 महीने के लिए कर दो। और उसको मैंने एक दफा घास में वो धूप लगवाई थी, 68-69 की बात है। तो अब वो मैंने कहा भी ये आदमी चल के नहीं जाएंगे यहाँ से। वो चौकीदार था मैंने प्रसाद, मैं कहा मोहिनी प्रसाद, ये बल्लम लेके खड़ा हो जा। और जो कहता साहब मैं तो मना कर दूँ, कोई मानेगा नहीं। तो मैं कहा ये कांटों को तार लगे, बार बार फेंसिंग लगी हुई है। वो कहता टूट रही जगह जगह से। वो तो मैं कहा अच्छा। मैंने जाके ऑफिस में अकाउंटेंट से पूछा भाई अकाउंट में मुझे काम कराना है। कहता था अकाउंट था, पैसे तो है ही नहीं अकाउंट्स में, पैसे कहाँ से? आपका तो बजट में तो हो नहीं सकता इसमें। मैं कहा अच्छा। वो मेरा इंटरेस्ट होता था, मैंने 20 रुपये का पेंटर से बोर्ड बनवाया, और मैं कहा बासु तू सुबह यहाँ खड़ा हो जा, मुझे दूध उबाल के पिला दे। उन्हें मेरे लिए गाय पाल रखी थी, तो वो नाश्ता बना के मुझे दूध पिला देता था गाय का सुबह, जब मैं नहा धोकर निपटता था तो 8 बजे से पहले पिला देता था। तो मैं कहा तू सुबह यहाँ खड़ा हो जा, जो आए उसको बोर्ड पढ़वा दे।
कैसा पढ़वा दूंगा, ये तो मैं ये काम कर रहा था, पढ़ दूंगा। तो उसने जो आया उसको पढ़वा दिया है कि आम रास्ता नहीं है, नो थॉरोफेयर, जो जाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो उन्होंने कहा था मैं तो आपने जो कहा तो मैंने कर दिया काम, मानता कोई नहीं थी। वो साइकिल लेकर चले गए दोनों, दो आदमी। मैं अच्छा, अगले ही नहीं मैंने फोरमैन को बुलाया, एक्रेट था बुढ़ा, और उसको फिर 5 आदमी और दिए, 6 आदमी हो गए चौकीदार। मगर बात सुनो, जो सबसे पहले आए पैदल साइकिल आए, तो मैंने वो सीमेंट का गोडाउन था 6 बजे बंद पड़ा का, उसकी खिड़की खुलवा दी थी, क्योंकि सीमेंट का बड़ा रिएक्शन होता है ना, कभी दम घुट के मर जाए आदमी। तो मैं अहिंसक हूँ, मैं आदमी, मैं अहिंसा के खिलाफ हूँ, डेडली अगेंस्ट नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी का चेला हूँ। मैं कहा जो आदमी पहला है उसको नंगा करके इसमें सीमेंट के गोडाउन में बंद कर दो, और जब मैं आऊँ तब उसको खोलना। तो मैं तो निकल जाता था सुबह 8 साढ़े 8 बजे, अपने साइट फील्ड इंस्पेक्शन करता था, वापस जाता था, तो शाम को आता था 5:30 6 बजे तक। तो 2 आदमी आए, एक लाइनमैन था आइडल का हस्तापुर में, एक उसका हेल्पर था, वो आए दोनों साइकिल पर। उनका जो ये ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं ना वहाँ पे, उस पर उनका ऑफिस था वही पास में। तो बीच में से जाते थे डायगनली, जिससे कि डिस्टर्ब बच जाए। उन्होंने दोनों को जो है पकड़े बंद कर दिया, नंगा करके, कच्छा बनियान उतार के। तो मैं गया शाम को 6 बजे, तो गर्मी के दिन थे, उसने मेरे लिए खरबूजा काट दिया। बंदा था जो मेरा खाना वाना बनाता था, वो तीतर और खरगोश बहुत अच्छा पकाता था, मुर्गा भी अच्छा पकाता था। और जो ये गंगा की शुद्ध पानी से मछली पकड़ के लाते थे ईपीडीपी से, उसका फिश पकौड़ा भी बना देता था। तो हम 15 दिन का मेमना जो होता है बकरे का, वो कटवा के उसमें 2-2.5 किलोमीटर साफ कराया, और 2-3 जने मिलके खा लेते थे, अपने दोस्त भाई लोग। उस टाइम भी शादी वगैरह नहीं हुई थी, बैचलर था मैं, सन्यासी साधु। तो बंद कर दिया। मैं शाम को गया तो जब मैंने वो खा लिया, रूअफ़ज़ा शरबत पी लिया खरबूजे के बाद, गर्मी के दिन थे, तो बताया कि साहब वो 2 आदमी को बंद किया हुआ है, मगर ले आओ पेश करो। तो एग्रेड फॉरमैन गया, उनने कहा कि साहब के साहब नंगे कैसे जाए, पजामा दे दो। मैं कहा नहीं बाहुकम तामील हो, मैंने कहा था नंगा बन, मेरे सामने नंगा पेश करो। अब दोनों को नंगा लेके आए वो, बिना कच्चे बनियान के। मैं कहा तुमको जो बढ़वाया था वोट बना किया था? कहता हाँ साहब किया था। आगे से जाओगे इस यहाँ पे घास तुमने दबा दी, तुम्हारे पाओगे इसे दब गई। कहा नहीं साहब आगे से नहीं जाएंगे। मैं ठीक है जाओ। वो सजा दे दी, मुँह जवानी ख़त्म हो गया, कोई हिस्सा नहीं, कोई खाना दिया उन्हें सुबह से शाम तक, कोई पानी नहीं दिया। अरे भाई उसको अदालत के कमरे में बंद कर दो ना, जज साहब तो बाहर कोर्ट में बैठे हुए हैं, उसके चैम्बर में बंद कर दो उसको नंगा करके, वो टॉयलेट होगा उसमें बंद कर दो। छोटे मोटे गुनाह की तो सजा ऐसी बात है ना। तो ये मुकदमे निपटाना मुश्किल नहीं है। ईमानदारी, इंसानियत, शराफत हो तो सब निभाइए। 60 लाख मुकदमे हाई कोर्ट में, तो 60 मुकदमे नहीं टिक सकते। मैं सारा कानून तो लिखा पड़ा, मैंने थोड़ा बनाया है। ये 1860 की है इंडियन पैनल कोड, 1909 की है सिविल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल सिविल केस यूं निपट जाते हैं, जितने में झुंझुना बनाएंगे ना उतने में निपट जाएगा।